बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आर्ट्स जनरल मैथ और आज आप लोगों का सेकेंड टर्म का फर्स्ट वीक का थर्ड लेक्चर है और मैंने आपको यूनिट नंबर 8 मुकम्मल करवा दी थी लास्ट प्रीवियस लेक्चर में। तो अब हम यूनिट नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 9 जो है वो भी आपकी ज्योमेट्री का है, लेकिन इसे बोलते हैं कैलकुलस ज्योमेट्री। दैट मीन्स कि आपने इसमें एरिया वॉल्यूम फाइंड करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, ड्राइंग नहीं करेंगे, लेकिन कैलकुलेशन होगी एरिया की, वॉल्यूम की और बहुत डिफरेंट। तो इसे बोलते हैं कैलकुलस ज्योमेट्री, लेकिन ये आपकी ज्योमेट्री का ही हिस्सा है। और यूनिट नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 करेंगे और 9.1 में आपको एक यहाँ पे टॉपिक में भी लिखा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम। और ये आपको मालूम होगा कि एक ऐसी ट्राइंगल जो कि राइट एंगल ट्राइंगल हो, ठीक है। वो आपको वहाँ पे शो भी करती है, राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी शेप ऐसी होती है और ये इसकी बेस है, नीचे वाली लाइन और ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। और उस हाइपोटेन्यूज में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है आपके बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस से। यानी आप बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर लेकर उसे प्लस कर दे तो आपके हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। ये पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन था जिसने ये थ्योरम दरियाफ्त किया, तो उसके नाम से इस थ्योरम को पॉपुलर हुआ। हम एच बी और पी की बजाय यहाँ पर यूज़ करेंगे सी आपका हाइपोटेन्यूज की जगह होगा, ए और बी आपकी बेस और परपेंडिकुलर होगा। और इस थ्योरम को यूज़ करते हुए हमने सारी की सारी 9.1 मुकम्मल करनी है। 9.1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द थर्ड साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल विद लेग ए एंड बी एंड हाइपोटेन्यूज सी। उन्होंने कहा है कि आपने ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल की कोई थर्ड वैल्यू जो है वो फाइंड करनी होगी और वो ए और बी को उसने लेग्स बोला, दैट मीन्स लेग्स हाइपोटेन्यूज और बेस को लेग्स बोला गया और परपेंडिकुलर और बेस को लेग्स बोला है और हाइपोटेन्यूज को सी बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मेंशन किया है, जबकि उन्होंने बोल दिया कि ए और जो बी की वैल्यू लेग्स की होगी और सी आपका हाइपोटेन्यूज ही होगा। तो ए की वैल्यू दे दी, बी की वैल्यू दे दी और सी की फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 3 थी, 3 स्क्वायर, बी की वैल्यू 5 थी और 4 है, मैं उसको चेंज कर देती हूँ। क्वेश्चन रूल को ध्यान से रखिएगा, जैसे बी की वैल्यू 4 थी और मैंने यहाँ पे 5 मेंशन कर दिया तो मैंने लेकिन अभी करेक्शन कर दी है। तो देख लें, बी अगर 4 है और बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर लिया, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 की स्क्वायर 9 होता है। इन दोनों को प्लस किया तो 25, लेकिन हमने वैल्यू फाइंड करनी है सी की। ये आया 25 आपका सी स्क्वायर। आपने अंडर रूट लेना दोनों तरफ, अंडर रूट से सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे 25 का अंडर रूट 5 है, 5 स्क्वायर लिखा। चाहे तो आप डायरेक्ट लिख लें, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया ताकि यहाँ पे क्लियर हो जाए कि 5 का स्क्वायर आया। अब स्क्वायर और आपका ये अंडर रूट खत्म हुआ तो सी की वैल्यू 5 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ही का पार्ट है जहाँ पर ए दिया है, सी दिया है, जबकि बी की वैल्यू नहीं दी। हमने वही फॉर्मूला यूज करना है आपके पाइथागोरस थ्योरम को, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि गौर से देखें तो बी स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो मैं ए स्क्वायर को सी से माइनस कर दिया और यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया कि बी को एक साइड पर कर दिया जबकि ए की वैल्यू को सी के साथ माइनस कर दिया। चाहे तो आप ये स्टेप बाद में कर लें, चाहे तो आप पहले कर लें, लेकिन मैंने ये आपको पहले लिख दिया। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी की वैल्यू 13 थी, 13 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 5 थी, 5 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस के 144 आया। अब यहाँ पे क्योंकि ये बी स्क्वायर की वैल्यू और हमने बी फाइंड करना है तो मैंने अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट से ये आपका स्क्वायर खत्म हुआ, बी की वैल्यू और 144 आपका 12 का। अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको इजीली होगा, वरना आप कैलकुलेटर में भी अंडर रूट लिख दीजिएगा। तो 12 स्क्वायर बी की वैल्यू 12 हो गई। थर्ड वैल्यू में आपके पास बी है
सी गिवन है और ए आपका मिसिंग वैल्यू थी, आपने वही पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, बी की है, तो मैं बी को यहाँ पे सी से माइनस करना है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर सेपरेट कर दिया, जबकि बी को सी से माइनस करने के लिए दूसरी साइड पर ले गए। सी की वैल्यू 61 है, रिप्लेस कर दी, उसका स्क्वायर लिखा जो कि 3721 है। बी की वैल्यू 5 थी, 5 लिखा, 5 का स्क्वायर 25 है। इसमें से अब माइनस किया तो आपके पास 3696 है। अब जब इसका अंडर रूट लेंगे तो आपका 3696 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और इसका हमने फिर मैं इसकी यहाँ पर फैक्टराइजेशन लिखी हुई है। अब ये देखें 3696 को पहले 2 पे किया तो 1 आया, 2 1 2, यहाँ पे 16, 2 8 16 और 2 4 8, और यहाँ पे दोबारा 16 हुआ तो 8 आया। फिर दोबारा 2 से किया, 2 9 8, 2 4 2 4 और 2 4 8। फिर दोबारा ऐसे 2 से कर दिया क्योंकि इवन नंबर ही आ रहा था, 2 4 8 हुआ, 1 यहाँ पे कैरी हुआ, 2 3 6 12 और 2 2 4। अब यहाँ पे फिर इवन नंबर आया तो 2 2 4 3 और 2 1। अब ये एक ऐसा नंबर है जो कि इवन नंबर नहीं और 2 पे नहीं हो सकता, और उसके साथ साथ ये प्राइम नंबर आ गया। और प्राइम नंबर मालूम है कि अपने टेबल के अलावा किसी पे भी नहीं होता, आप इसे 3 5 6 7 किसी पे भी कर लें, ये 231 किसी पे भी नहीं होगा। तो प्राइम नंबर्स आने की वजह से आपका फैक्टराइजेशन यहाँ पे स्टॉप हो गई। यहाँ पे 2 के देखिए 4 टाइम्स आया तो मैंने इसकी पेयरिंग कर दी, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि अगर वो से देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, दैट मीन्स इसलिए मैंने इसके स्क्वायर में लाने की कोशिश की। आप 2 की पावर 4 लिखेंगे तो वो आपको दिक्कत हो जाएगी। मैंने इसको 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और फिर 2 को मल्टीप्लाई करके 4 का स्क्वायर लिया। 4 का जो स्क्वायर है वो इस अंडर रूट के, और आपको ये मालूम होगा कि ये जो अंडर रूट होती है इसकी पावर 2 होती है, तो इसने इसको कैंसिल करके 4 बाहर आ गया और a की वैल्यू जो है वो 4 अंडर रूट 231 आया। दैट मीन्स कि ये एक परफेक्ट नंबर नहीं आया। आपकी फैक्टराइजेशन के बाद एक ऐसा नंबर आया जिसमें एक होल नंबर है और एक उसी का पार्ट जो है वो अंडर रूट में है, ठीक है। और ये मैंने इसलिए कर दिया ताकि आप ये ना हो कि हर दफ़ा ही परफेक्ट स्क्वायर आना ज़रूरी नहीं होता। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा तो आप इसकी फैक्टराइजेशन कर दें जहाँ तक फैक्टराइजेशन हो रही है, और उसको 2 2 के पेयर्स बना दें, और जहाँ पे फैक्टराइजेशन स्टॉप हो जाती है उस नंबर को एज इट इज लिख दें। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें उन्होंने आपको दिया है इफ़ द लेग्स ऑफ राइट ट्राइंगल्स आर टू ए बी एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उन्होंने कहा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी लेग्स उन्होंने बोला है, मैंने ए जो है उसको पहली वैल्यू को ए बोल दिया जो कि 2ab है, दूसरी वैल्यू को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल दिया। और फिर उन्होंने कहा प्रूफ दैट द हाइपोटेन्यूज, और आपने प्रूफ करना है कि जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होनी चाहिए। तो क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम उसको यूज़ कर रहे हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, और ये याद रखिएगा कि ये आगे पाइथागोरस थ्योरम की साइड्स के नाम है। आप ये ना कहें कि ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू नहीं लिखी हुई, ये मैंने थ्योरम लिखा है, ठीक है। अब सी की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो लिखने के बाद उसका स्क्वायर लिखा। ए की वैल्यू जो कि 2ab मैंने लिखा था उसका स्क्वायर लिखा, फिर जो बी की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इनके स्क्वायर ले लिए जो कि 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इसका स्क्वायर लिया, ये क्योंकि 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर था तो ए स्क्वायर आपकी बेस थी, फिर स्क्वायर आ गया, प्लस की वैल्यू आ गई बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर आ गया, और माइनस आपकी 2 वैल्यूज़ जो कि पहली और दूसरी वैल्यू थी उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वैल्यू अगर गौर से देखें तो इसके वेरिएबल और उनकी पावर सेम है, तो मैंने इन्हें कंबाइन कर दिया और 4 में से 2 माइनस कर दिया। इसको इसी फॉर्म में मैंने 4 नहीं लिखा बल्कि ए स्क्वायर का स्क्वायर और बी स्क्वायर का स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि हमने इसे दोबारा कंबाइन करना है।
4 की वैल्यू जो थी ये आपकी ग्रेटर थी, प्लस के साथ थी, ये माइनस था, तो इसमें से ये माइनस हो गया और आपके पास वैल्यू रहेगी +2a²। अगर आप और से देखें तो ये a² b² और प्लस का फॉर्मूला बन गया, मैंने इसे कंबाइन कर दिया। तो अगर आप वो से देखिए तो आपका ये जो a² + b² उसका स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² और उसका होल स्क्वायर, यानी ये बराबर हो गए। तो हमने कहा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो दोनों साइड्स हैं ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड है, और ये तीनों मतलब तीनों की तीनों साइड्स आपकी राइट एंगल ट्रायंगल से ही बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द हाइपोटेन्यूज of the right isosceles triangle, each of the following leg is L। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको राइट एंगल ट्राइंगल तो दिया है, लेकिन उन्होंने एक लफ्ज़ बोला है आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो 2 लेंथ्स होती है, 2 साइड्स होती हैं, वो इक्वल होती हैं। और उन्होंने कहा है कि ये अगर राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी राइट एंगल है और साथ में लेग्स आइसोसेलेस है, तो वो क्या होगा ये देख ले ज़रा। ये देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 नज़र आ रहा है, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी आपने आइसोसेलेस का वर्ड लिखा हुआ है और दैट मीन्स कि जिसकी लेग ए और बी है वो दोनों की दोनों एल है। अब आपकी दोनों अगर एल और ए और बी दोनों की दोनों एल हैं, क्योंकि आइसोसेलेस का वर्ड यूज़ किया हुआ है, तो मैंने ए को भी एल और बी को भी एल का। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आपकी c² की वैल्यू a² और b² के बराबर होनी चाहिए, जबकि a भी आपका l है, b भी आपका l है, तो l² + l²। यहाँ पे 2 दफ़ा आया तो मैंने उसे प्लस कर दिया 2l²। जब आपने अंडर रूट लिया तो c की वैल्यू से ये स्क्वायर ख़त्म हो गया, l के ऊपर भी स्क्वायर था तो वो अंडर रूट से बाहर आ गया, जबकि 2 की वैल्यू आपके अंडर रूट में रह गई। आपका ये एक थ्योरम ही समझ लें कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आइसोसेलेस फॉर्म में हो और उसकी जो लेग्स हैं वो इक्वल हो, तो आप इसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, c = l/√2। और इसका हम इस्तेमाल इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 भी उन्होंने साथ ही दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने प्रूफ किया है और क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपका यूज़ भी दिखा दिया है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखा देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है था। ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 नज़र आ रहा है, फाइंड द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज लेग्स आर 8 सेंटीमीटर। यानी आइसोसेलेस का वर्ड है तो लेग उन्होंने एक ही दे दी जो कि 8 सेंटीमीटर है, और हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में जो प्रूफ किया उसको यूज़ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के साथ पैरेलल इसलिए लिखा ताकि आपको आसानी रहे समझने में। आपकी ए की और बी की वैल्यू जो 8 सेंटीमीटर है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम c² = a² + b², क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मैंने उसकी वैल्यू लिख दी c² = 2l², और फिर यहाँ पे उसका फॉर्मूला लिख दिया। ये वैसे स्टेप मैंने बढ़ा दिया ताकि आपको याद रहे, वरना आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहाँ पे ये और डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे L की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर गिवन है, 8/√2। और वो अगर आपको ये क्वेश्चन भूल जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाए, तो आपने क्या करना है, सिंपली फॉर्म में यहाँ पे 8 का स्क्वायर, यहाँ पे 8 का स्क्वायर, और मैं आपको यहाँ पे लिख के भी दे देती हूँ अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाता है तो क्या करना है। ये मैंने आपको क्वेश्चन उस तरह कर दिया कि इन केस आपको ये वाला फॉर्मूला भूल जाए तो आपने a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लेंगे, 64 प्लस करेंगे 128 होगा, 128 का अंडर रूट लिख लीजिएगा, 128 का अंडर रूट लेंगे तो वो भी आपका 8/√2 ही आएगा। तो वो अगर आपको ये याद हो रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज भूलने की चांस में आपने फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, उसकी वैल्यू से प्लेस कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर हो जाएगा। दिक्कत की या परेशानी की टेंशन की बात नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला लाजमी याद करना है, याद हुआ तो ठीक है, इजी है, फटाफट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, और अगर नहीं याद हुआ तो तभी। लेकिन याद रखिएगा ये आपको अंदाज़ा ही हो रहा होगा कि याद के जितने क्वेश्चन हैं, याद के शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो आप इन्हें शॉर्ट भी कर सकते हैं और उसके पूरे फॉर्मूले के मुताबिक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको मैं अभी बुक पे दिखाती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, इफ द लेंथ रिप्रेजेंट द लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल विद ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास तीन उन्होंने पेयर दिए हुए हैं। अब इसमें से जो स्मॉलेस्ट है उसे ए और उससे जो बिगेस्ट होगा और बी, और जो आपकी फुल मतलब है लार्जेस्ट वैल्यू है उसे सी कंसीडर कीजिएगा। हाइपोटेन्यूज का पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिएगा, और फिर अगर वो फुलफिल कर रहा है तो आपने बताना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल अगर फुलफिल नहीं करेगा तो आपने कह देना है कि ये नहीं है। इसमें से इन तीनों पार्ट्स में से मैंने एक क्वेश्चन कर दिया, बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप खुद करेंगे। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने सेकंड पार्ट किया है, जिसमें वैल्यू है आपके पास 9, 17 और 25। 9 को स्मॉलेस्ट वैल्यू थी, मैंने उसे ए के इक्वल किया, और 17 को बी के, और 25 जो लार्जेस्ट वैल्यू थी उसे सी के इक्वल किया बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे 25 लिखा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 17, और इन सब के स्क्वायर दे रही है। 25 का जो स्क्वायर है वो 625 है, 9 का 81, 17 का 289, इन दोनों को प्लस किया और ये आपकी वैल्यू आपस में इक्वल नहीं हुई। और जब वैल्यू आपकी इक्वल नहीं होगी तो आप उसे बोल देंगे दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। और क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने ये सेकंड पार्ट इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि एक यही था जो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था, जबकि आपका फर्स्ट और थर्ड वो इक्वल हो जाएंगी वैल्यूज। आप जब ए और बी का स्क्वायर लेंगे तो वो सी से इक्वल हो जाएगा, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होगी। तो आपने उनको जरूर लिखिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उसमें उन्होंने दिया हुआ है एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी AC लाइन है 9 सेंटीमीटर, जो आपके बोर्ड पे भी मेंशन है। फिर उसके बाद BC जो लाइन है वो 12 सेंटीमीटर, और आपने AB फाइंड करना है। और साथ में उन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन में कि जो C है वहाँ पर आपके 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर देखें, अगर C के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये आपस में एडजेसेंट साइड्स हो गई। तो ये जो आपकी साइड है ये आपकी एडजेसेंट नहीं है दोनों से, तो ये हाइपोटेन्यूज के मुताबिक हो गई। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम तो मैंने AB की जो वैल्यू है वो C स्क्वायर लिया और इन दोनों को A और B कंसीडर कर दिया, जो कि आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है। AB आपका C हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, A स्क्वायर AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, इन दोनों को प्लस किया तो 225, और इसका स्क्वायर। जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो AB की वैल्यू आपकी 225 जो है वो 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया मैंने 15, यानी आपकी ये जो लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर के बराबर है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में उन्होंने आपको हाइपोटेन्यूज दिया है 25, उसकी एक लेंथ दे दी है 24, और सेकंड लेंथ आपको फाइंड करने को बोला है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का वही पार्ट है, जैसे A या B फाइंड करें। तो जबकि हमने यहाँ पे वर्ड्स लिखे हैं, आपने वही यूज़ करना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्योंकि आपने एक वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने इसमें से जो A को कंसिडर कर लिया कि वो मिसिंग वैल्यू है, तो B को उधर जाके माइनस कर दिया, और 25 स्क्वायर, फिर B की वैल्यू लिख दी 24 स्क्वायर, 625 और 576 इंटू स्क्वायर से माइनस किया 49, अंडर रूट लिया क्योंकि मुझे मालूम है कि 49 7 का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली मैंने लिख दिया A जो है आपकी जो मिसिंग वैल्यू थी, जो अदर लेंथ थी, वो आपकी A है वो 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कुछ के उन्होंने वर्ड्स लिखे हैं। लैडर इज 17 सेंटीमीटर लॉन्ग व्हेन सेट अगेंस्ट द वॉल ऑफ द हाउस जस्ट reaches a window of the height of 5 centimeter from the ground. How far the lower end of the ladder from the base of the wall? और इसे मैंने यहाँ पे बोर्ड में थोड़ी सी फिगर बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 भी 9 भी देख लीजिएगा। ये वही आपकी एक ऐसी ट्राइंगल कि जिसकी दो साइड्स इक्वल है और आपका
स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, आपके पास 3 साइड है, आपने इसे प्रूव करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। मैंने आपको तीनों क्वेश्चन पढ़ दिए। ये देखें, मैंने आपको फिगर बना दी। अगर आप भी इस फिगर को बना लेंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी कि ये एक लैडर है और ये आपकी दीवार है, और दीवार की जो हाइट है वो खिड़की के पास गई तो वो 15 सेंटीमीटर है, और जो लैडर यानी सीढ़ी की जो लेंथ है वो 17 है। हमने मालूम करना है कि इसे कितने फासले पे खड़ा किया जाए तो ये आपकी इक्वल हो जाए, ये वाली बेस ऊपर। तो हम वही यूज़ करेंगे। अगर वो से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्योंकि हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी है तो मैंने ये वाली जो आपकी हाइट की वैल्यू आपके फॉर्मूले में सी स्क्वायर से बी स्क्वायर को माइनस कर दिया, पहले ही उसे रेंज कर दिया। यहाँ पे सी की वैल्यू 17 है, यहाँ पे बी की वैल्यू 15 है। 17 का स्क्वायर 289 है, 15 का स्क्वायर 225 है, माइनस किया 64। और जब आपने अंडर रूट लिया तो 64 आपको मालूम होगा, याद होगा कि वो 8 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और बेसिकली वो बेस की वैल्यू, यानी आपके बेस में आपके लैडर का और दीवार का कितना फासला होना चाहिए, वो 8 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रही थी कि कैसी ट्राइंगल के जिसकी दोनों साइड्स बराबर हो, और उन्होंने बोला है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज 15। आपको एक ही चीज़ दी हुई है, वो है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। मैंने उसे सी स्क्वायर के डायरेक्ट ही लिख दिया 50, और ए और बी की वैल्यू इक्वल है। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम मैंने यहाँ पे उसको ए और बी की वैल्यू को, चाहे आप 2a स्क्वायर लिख लें या 2b स्क्वायर लिखें, मैंने यहाँ पे एल रिप्रेजेंट कर दिया कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ए यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है, तो 2l हो गया। अब यहाँ पे मैंने सी स्क्वायर की वैल्यू जो है 50 वो रिप्लेस कर दी, 2 को यहाँ पे जाके डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमारे पास एल की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ मालूम करना है। जब 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25 आया। अब इसका अंडर रूट लिया एल का स्क्वायर और 25 का, तो एल की वैल्यू आपकी 5 के बराबर होगी, और यही आपकी हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्राइंगल की बेस भी और उसकी परपेंडिकुलर दोनों इसकी लेग्स जो है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। और क्वेश्चन नंबर 10 मैंने अभी आपको पढ़ के बताया था, और ये बताया था कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 3 साइड्स हैं और आपने प्रूफ करना है इसमें कि ये आपका कि राइट एंगल ट्राइंगल बनती है कि नहीं। आपको यहाँ पे बोर्ड पे भी मेंशन कर देती हूँ कि आपका होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क है और उसके अलावा क्या होमवर्क था, ये मैंने आपको बोर्ड पे भी मेंशन कर दिया कि क्वेश्चन नंबर 5 था, मैंने फर्स्ट और थर्ड पार्ट कहा था, आप खुद कर लीजिएगा। और उससे मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 भी है और 10 भी है कि आपके पास 3 साइड्स और आपने इसे राइट एंगल ट्राइंगल के बराबर करना है। दोबारा बता देती हूँ कि आज के हमारे लेक्चर में क्या था कि पाइथागोरस थ्योरम था, जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल हो तो आपने उसके हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर उसके बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। और इस थ्योरम की मदद से हमने सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किए। और अगर आपके पास ए वैल्यू मिसिंग हो कैसे मालूम कर देंगे, बी वैल्यू मिसिंग हो कैसे मालूम करेंगे, सी की वैल्यू मिसिंग हो तो कैसे मालूम करेंगे, और इसकी मदद से हमने बहुत सारी प्रैक्टिस की। और मेरा ख्याल है कि आपको इस क्वेश्चन को करते करते ही इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही थ्योरम है और उसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक उसी को यूज़ किया, तो इसी एक्सरसाइज को कर लीजिएगा तो आपकी यही प्रैक्टिस कर जाएगी, ठीक है। और आपको क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम हो कोई परेशानी हो तो इंशाल्लाह जब क्लासेस होंगी तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज आपके रिव्यू में उसको कवर कर लिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।